गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जेएमएस स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। तो इस क्रांति को पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग होते हैं। लॉर्ड कैनिंग के अगर कार्यकाल की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल रहा 1856 से लेके 1862 ईस्वी तक, जिसमें कि 1856 से लेके नवंबर 1858 ईस्वी तक ये भारत के गवर्नर जनरल के रूप में होते हैं। जबकि 1858 का एक्ट आता है तो उसमें भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया जाता है और नवंबर 1858 से 1862 ईस्वी तक ये भारत के वायसराय के रूप में कार्य करते हैं। फिर अगला है कि मुगल सम्राट। तो 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट होते हैं बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर या इनको ही बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। और इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल जो रहा है वो 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक रहा है मुगल सम्राट के रूप में। तीसरा पॉइंट है कि ब्रिटेन के पीएम उस समय कौन थे। तो ब्रिटेन के पीएम होते हैं लॉर्ड पामर्स्टन और विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त सैनिक कैंपबेल होते हैं, ब्रिटिश सैनिक। और विद्रोह का प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल होता है, रोटी और कमल। अब हम लोग मुख्य पॉइंट्स को देखेंगे कि 1857 की क्रांति में क्या क्या हुआ, पढ़ना है। तो 1857 की क्रांति में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले हम इसकी परिचय को देखेंगे, उसके बाद दूसरा कारण को देखेंगे, कारण के बाद घटनाक्रम को देखेंगे, फिर ये विद्रोह सफल हुआ या असफल, सफलता और असफलता देखेंगे, फिर परिणाम देखेंगे और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग देखेंगे कि 1857 की क्रांति में बिहार की भूमिका क्या रहती है। बिहार की भूमिका, जो 1857 की क्रांति होती है उसके पीछे की जो रीजन है उसके बीज बोई गई थी इससे 100 वर्ष पहले, 1857 के 100 वर्ष पहले अर्थात 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है और इस युद्ध की बात करें एग्जैक्ट डेट की तो 23 जून 1757 को होता है। और इसी प्लासी के युद्ध से भारत में औपनिवेशिक शासन की नींव पड़ती है, औपनिवेशिक शासन की नींव। अब हम लोग देखेंगे कि औपनिवेशिक क्या होता है। औपनिवेशिक शासन, भारत में औपनिवेशिक शासन की नींव पड़ती है प्लासी के युद्ध से। औपनिवेशिक शासन क्या होता है कि जब कोई बड़ा और शक्तिशाली देश किसी छोटे और कमजोर देश पर अपना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक नियंत्रण स्थापित कर लेता है और वहां के संसाधनों का उपयोग अपनी जरूरत के हिसाब से करता है तो उसे औपनिवेशिक शासन कहा जाता है। और भारत में औपनिवेशिक शासन की नींव ब्रिटिश द्वारा प्लासी के युद्ध से रखी गई थी। अब हम लोग परिचय से देखेंगे। परिचय, तो ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में स्थापित औपनिवेशिक शासन के 100 वर्ष के अंदर किए गए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक
परिवर्तनों ने कई सारे विद्रोहों को जन्म दिया। जनजाति एवं किसान विद्रोह की श्रृंखला में जनजातीय एवं किसान विद्रोह की श्रृंखला में 1857 की क्रांति व्यापक जन प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करती है। तो औपनिवेशिक शासन की नींव डाली गई थी 1757 ईस्वी में, और इसके 100 वर्ष के बाद 1857 की क्रांति होती है। तो ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में जो स्थापित हुआ था औपनिवेशिक शासन, उसके 100 वर्ष के अंदर ही ब्रिटिश शासन द्वारा राजनीतिक परिवर्तन किया गया, आर्थिक परिवर्तन किया गया, सामाजिक परिवर्तन किया गया, और इसी सब परिवर्तनों के कारण से कई सारे विद्रोह का जन्म हुआ। और इसी विद्रोह की श्रृंखला में जो है 1857 की क्रांति है, व्यापक जन प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करती है। अगर जनजाति एवं किसान विद्रोह की बात करें तो 1857 की क्रांति से जस्ट पहले संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। कोल विद्रोह की बात करें, इससे पहले ही कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में। फिर भील विद्रोह हुआ था। भील विद्रोह हुआ था 1818 से 1831 के बीच में। तो ये सारे जो विद्रोह थे स्थानीय थे, जनजातीय थे, लेकिन ये जो 1857 की क्रांति ये व्यापक जनप्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करती है। अब हम लोग देखेंगे इसके कारण को। तो कारण जो है 1857 की क्रांति कोई एक कारण नहीं रहा है, इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। जैसे कि पहला जो कारण है वो राजनीतिक कारण है। दूसरा इसका जो कारण है वो आर्थिक है। तीसरा सामाजिक और धार्मिक कारण है। चौथा कारण वो सैनिक कारण है। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण, ये सारे कारण को हम लोग एक एक करके देखेंगे और राजनीतिक कारण से शुरू करेंगे। चलिए राजनीतिक कारण से शुरू करते हैं। तो राजनीतिक कारण जो था उसमें ब्रिटिश शासन द्वारा जो है शासन को मजबूत करने के उद्देश्य से कई प्रकार की नीतियां लाई गई, जिसमें सबसे पहला जो नीति है वो कॉर्नवालिस की नीति देखते हैं। कॉर्नवालिस की बात करें तो बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में इनका कार्यकाल रहा है 1786 से 1793 ईस्वी तक। और बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में जब ये कार्यरत थे और दूसरी बार इनका कार्यकाल रहा है 1805 ईस्वी में, कुछ टाइम के लिए आते हैं, शीघ्र ही इनकी देहांत हो जाती है। तो जब ये बंगाल के गवर्नर जनरल बन के आए थे तो उस समय भारत में ये भू राजस्व नीति लाते हैं, पुलिस व्यवस्था लाते हैं, न्याय व्यवस्था लाते हैं, सिविल सेवा व्यवस्था लाते हैं। भू राजस्व नीति में जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था हो गया, स्थायी बंदोबस्त हो गया, महलवाड़ी व्यवस्था हो गया, ये सारी व्यवस्था हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये सारी व्यवस्था जो लाया गया कॉर्नवालिस द्वारा, ये भारतीय लोगों के लिए नई थी। भारतीय लोग इससे पहले ये सब सारी व्यवस्था के बारे में नहीं जानते थे, तो इसे समन्वय भी स्थापित नहीं कर पा रहे थे। और इसी कारण है कि शोषण की प्रक्रिया के विरोध में ये लोग विद्रोह का रास्ता अपनाते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि कॉर्नवालिस द्वारा भू राजस्व नीति, पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सिविल सेवा व्यवस्था लाया गया जो भारतीय परिवेश के लिए नया था, तथा भारतीय इससे समन्वय स्थापित नहीं कर पाए और शोषण की प्रक्रिया के विरोध में विद्रोह का रास्ता अपना लेते हैं। दूसरा जो है सहायक संधि। दूसरा जो राजनीतिक कारण रहा वो सहायक संधि का रहा। सहायक संधि का जो जन्मदाता है वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को माना जाता है।
डुप्लेको। परंतु भारत में जो है सहायक संधि का विस्तार लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया। और लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल की बात करें तो ये 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में तैनात रहे। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो है ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत आधार देने के उद्देश्य से सहायक संधि का प्रयोग किया गया। इसके माध्यम से जो है भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश अधिपत्य को थोपने का प्रयास किया गया। तो सहायक संधि को जो स्वीकार करने वाला पहला रियासत है वो है हैदराबाद। हैदराबाद 1798 ईस्वी में करता है। वही मैसूर तथा तंजौर की बात करें तो 1799 ईस्वी में, मैसूर तंजौर 1799 ईस्वी में, अवध 1801 ईस्वी में, पेशवा 1802 ईस्वी में और सिंधिया 1803 ईस्वी में। 1803 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार करता है। और तीसरा जो है राजनीतिक कारण वो है व्यक्तिगत का सिद्धांत। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या इसे हड़प नीति भी कहा जाता है। हड़प नीति व्यक्तिगत का मतलब होता है व्यापक, यानी कि क्षेत्र विस्तार करने के उद्देश्य से डलहौजी द्वारा लाया जाता है व्यक्तिगत सिद्धांत। तो डलहौजी का जो कार्यकाल रहा है वो 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक रहा है। ये भारत के गवर्नर जनरल के रूप में रहे हैं। तो जो अपना क्षेत्र विस्तार के उद्देश्य से लाया गया लॉर्ड डलहौजी द्वारा ये व्यक्तिगत का सिद्धांत, इसके तहत था कि कोई अगर राजा है बिना निसंतान अगर मर जाते हैं तो वो जो एडॉप्ट चाइल्ड को उत्तराधिकारी बनाते थे ये नियम हटा दिया जाता है और उस जगह को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में अधिग्रहण कर लिया जाता है, उस रजवाड़े को। मतलब कि जब अपना बच्चा है तभी उसे उत्तराधिकारी बना सकते हैं और किसी एडॉप्ट किए हुए गोद लेने वाले बच्चे को आप शासक नहीं बना सकते, अगला शासक। तो उस रजवाड़े को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, ये डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार। तो सबसे पहले जो हड़प नीति का शिकार होता है वो होता है सतारा। सतारा को 1848 ईस्वी में, सतारा के बाद जो है जैतपुर, संभलपुर, जैतपुर या संभलपुर 1849 ईस्वी में, बघाट को 1850 ईस्वी में, उदयपुर को 1852 ईस्वी में, झांसी को 1853 ईस्वी में और नागपुर को 1854 ईस्वी में हड़प नीति के तहत अधिग्रहण कर लिया जाता है। अब अगला जो राजनीतिक कारण रहा है वो रहा है अवध का विलय। तो अवध पे उस समय जो वहां के नवाब थे वो बाजिद अली शाह थे। तो बाजिद अली शाह पे डलहौजी द्वारा कुशासन का आरोप लगाया जाता है और फिर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। ये सब राजनीतिक कारण के अतिरिक्त और भी राजनीतिक कारण रहा है, जैसे कि मुगल बादशाह का पेंशन बंद कर दिया जाता है, पेंशन को समाप्त कर दिया जाता है। साथ ही मुगल बादशाह को जो है लाल किला से हटने के लिए विवश किया जाता है। लाल किला से हटा के उन्हें बोला जाता है कि आप जाइए कुतुब मीनार जैसे क्षेत्र में रहे। कुतुब मीनार जो है काफी छोटा एरिया होता है लाल किला के मुताबिक कंपेयर में। कुतुब मीनार जैसे छोटे जगहों पर रहने के लिए विवश किया जाता है। साथ ही जो है जो पहले कोर्ट में, न्यायालय में जो है भाषा का प्रयोग किया जा रहा था उसको बदल के अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यही सब कारण जो है, ये भाषा बदलना या फिर लाल किला से हटा के मुगल बादशाह को कुतुब मीनार में भेज देना, तो कुतुब मीनार जैसे क्षेत्रों पे भेज देना, तो यही सब कारण रजवाड़ों और मुस्लिम समुदायों के बीच जो रहा है वो विद्रोह का कारण बना। हम लोगों ने राजनीतिक कारण को देख लिया था, अब हम लोग आर्थिक कारण को देखेंगे। तो आर्थिक कारण में सबसे पहला जो कारण है वो भू राजस्व नीति है। भू राजस्व नीति में 3 प्रकार की व्यवस्था थी, जैसे अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त। ये अस्थायी बंदोबस्त की बात करें तो ये ब्रिटिश अधिपत्य
अधिपत्य क्षेत्र के 19% भूभाग पे था। ये 19% खासकर जो है बिहार और बंगाल के एरिया में था। वही रैयतवाड़ी की बात करें तो ये ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र के 51% भूभाग पे था, विशेषकर दक्षिणी राज्यों में था। और मारवाड़ी बंदोबस्त जो है वो ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र के 30% भूभाग पे था लागू। ये उत्तरी पश्चिमी एरिया में लागू होता है, उत्तरी पश्चिमी एरिया में। अस्थाई बंदोबस्त की बात करें तो अस्थाई बंदोबस्त का दूसरा जो नाम है इस्तमरारी व्यवस्था भी इसे कहा जाता है, इस्तमरारी या फिर जमींदारी व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था। यह अस्थाई बंदोबस्त में जो है लगान की दर नियत नहीं की जाती है कि इतना रुपया वसूलना है किसानों से, बल्कि जमींदार जो है अपने मनमौजी ढंग से जमा करते हैं, वसूल करते हैं। और जितना भी ये जमा करते हैं उसमें से 89% जो था वो ब्रिटिश खजाने में जमा करना था तथा 11% जमींदार अपने पास रखते थे। तो ये 11% राशि जो है ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए ये लोग ज्यादा से ज्यादा वसूली करते थे किसान से। और नियत भी नहीं की गई थी इस व्यवस्था में कि कितना लगान वसूली करना है, तो उसके कारण जो है किसानों पर अत्यधिक लगान का बोझ डाला जाता है इस व्यवस्था के तहत, तथा लगान की उच्च दर के कारण आर्थिक रूप में आत्मनिर्भर व्यवस्था जो है कृषि वो प्रभावित हो जाती है। उस समय जो भारत का अधिकांश हिस्सा था वो कृषि पर ही आधारित था, कृषि पर निर्भर था, और वही जो उनके आर्थिक व्यवस्था था उसी को डगमगा दिया गया इस सारे व्यवस्था के तहत। दूसरा जो आर्थिक कारण रहा है वो रहा है कृषि का वाणिज्यीकरण। ब्रिटेन में विकसित औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने के उद्देश्य से भारत में किसानों से जबरन नकदी फसल का उत्पादन कराया गया। इस नकदी फसल में जो है कपास का उत्पादन करवाया गया, नील का करवाया गया, अफीम का उत्पादन करवाया गया, ये सारे चीजों का उत्पादन करवाया गया। अगर नील की बात करें तो नील की जो खेती होती थी किसानों के लिए बहुत परिश्रमिक होती थी, बहुत मेहनत करना पड़ता था और उसके मुताबिक जो है इनकम थोड़ा सा भी नहीं होता था। ये नील की खेती करने के लिए इसमें जो प्रचलन था उस समय ददनी प्रथा था, ददनी प्रथा। इस प्रथा में क्या होता था कि किसानों को कुछ अमाउंट दे दिया जाता था, कम राशि पर जो है नील की दर कम राशि पे नियत करके पहले से ही पैसा देके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता था, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता था, यानी अनुबंध करवा लिया जाता था, जिसके तहत कि नील का उत्पादन होने के बाद कम राशि पे बेचना होता था किसानों को, उस बगान मालिकों को। और ये जो है नील की खेती जो था बहुत ज्यादा परिश्रमिक भी था, साथ ही साथ ये जो है खेतों के उपज को जो है बंजर बना देता था। और अगर कोई इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता था, कोई भी किसान अनुबंध को तोड़ता था या फिर नील का उत्पादन नहीं करना चाहता था तो उससे बहुत बड़ा अमाउंट लिया जाता था। साथ ही जो है इनके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया जाता था, इनके पत्नी को उठा लिया जाता था, पशु को उठा लिया जाता था, उसे पीटा जाता था, प्रताड़ित किया जाता था, तरह तरह का जो है प्रताड़ना दिया जाता था किसानों को। तो यही है कृषि का वाणिज्यीकरण कि ब्रिटेन में विकसित औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने के उद्देश्य से भारत में किसानों से जबरन नकदी फसल का उत्पादन कराया गया। फसलों के उत्पादन के क्रम में बगान मालिकों द्वारा किया गया अमानवीय व्यवहार किसान के रोष का विषय बना। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि नील की खेती जो है काफी परिश्रमिक होता था, उसके बाद भी जो है किसानों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था और इनके पत्नी और बच्चों के साथ भी, पशु के साथ भी, पशु को ले लिया जाता था कि खोलकर अपने पास वो लेके चले जाते थे। तीसरा जो आर्थिक कारण है वो है उद्योगों का पतन। तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा जो है भारत में मुक्त व्यापार का प्रश्रय मिला कि कोई भी आके व्यापार कर सकता है, जिसके तहत जो है भारत को तैयार माल का बाजार बना दिया गया। भारत से कच्चे माल ले जाया गया ब्रिटेन में और ब्रिटेन में वस्तु का निर्माण किया गया और फिर से ब्रिटेन से वस्तु को लाया गया और भारत में लाके बेचा गया, अर्थात भारत को जो है तैयार माल का बाजार बना दिया गया। और जो भारत में निर्मित वस्तु था उस पर तरह तरह के ये लोग टैक्स लगा देते हैं, जिसके कारण भारतीय वस्तु बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। उसके कंपेयर में ब्रिटिश द्वारा जो निर्मित वस्तु होता है वो सस्ता होता है। ऑब्वियस सी बात है कि लोग सस्ते वस्तु को खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे, जिसके कारण है कि भारतीय वस्तु बिकना बंद हो गया। इसी कारण है कि ब्रिटिश के इस
पक्षपात नीति के कारण जो है भारतीय शिल्प उद्योग के पतन के कारण के रूप में उभर के सामने आता है। इसके कारण भारतीय शिल्प उद्योग जो है पतन हो जाता है। तो ये तीनों जो है आर्थिक कारण रहा है, भू राजस्व नीति, कृषि का वाणिज्यीकरण और उद्योगों का पतन। अब अगला जो हम लोग कारण देखेंगे वो देखेंगे प्रशासनिक कारण को। हम लोगों ने राजनीतिक कारण को देखा था और आर्थिक कारण को, अब हम लोग प्रशासनिक कारण को देखेंगे। प्रशासनिक कारण में जो पहला जो कारण है वो भेदभावपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था है। वो स्केच पे भेदभावपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें क्या होता था कि ये जो भेदभावपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था था ये नस्लीय भेदभाव से प्रेरित थे। सभी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जितने भी ऑफिस थे वहां पे ब्रिटिश अधिकारी ही काम करते थे और ये जो अधिकारी थे वो भारतीयों के प्रति घृणा और हेय दृष्टि से रखते थे। हमेशा भारतीयों को नीचे नजर से देखते थे, उन्हें ना बैठने दिया जाता था, दरवाजा के बाहर ही रखा जाता था उन्हें। तो ये सारे व्यवहार जो था ये भारतीयों के लिए एक आक्रोश का कारण था। इसके अतिरिक्त जो है जमींदार और रजवाड़े वर्ग को भी विशेष सम्मान नहीं दिया जाता था इनके ऑफिस में। दूसरा जो कारण रहा है प्रशासनिक वो रहा है दोषपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था। जैसा कि हम लोग देखे थे कि कॉर्नवालिस द्वारा जो है न्याय एवं पुलिस व्यवस्था लाया जाता है, तो ये सब जो न्याय और पुलिस व्यवस्था था ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त थे। बिना पैसा लिए ये लोग कोई काम ही नहीं करते थे। ये व्यवस्था पूंजीपतियों एवं धनी व्यक्तियों को समर्थन प्रदान करती थी। जो पैसा दिया उसका काम हुआ। गरीब लोग पैसा नहीं देते थे तो उन्हें न्याय नहीं मिल पाता था, उन्हें रोज टाइम पे टाइम दिया जाता था। तो धन एवं समय की बर्बादी ने भारतीय वर्गों में विद्रोह की भावना को जन्म दिया। ये हो गया दोषपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था। और तीसरा जो प्रशासनिक कारण रहा है वो रहा है इनाम कमीशन की रिपोर्ट। इनाम कमीशन की रिपोर्ट पे जो है 20,000 स्थानीय जमींदारों से उनकी जमींदारी छीन ली जाती है। तो इससे है जमींदार वर्ग आक्रोश हो जाते हैं, इस वर्गों में विद्रोह की भावना पनप जाती है जमींदार वर्ग में। यही तीनों था प्रशासनिक कारण। पहला भेदभावपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें कि बड़े बड़े ऑफिस में ब्रिटिश अधिकारी ही काम किया करते थे और भारतीयों को विशेष सम्मान नहीं देते थे, यहाँ तक कि जमींदार और रजवाड़े वर्ग को भी सम्मान नहीं देते थे। दूसरा जो इनका था दोषपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था, वो न्याय एवं पुलिस व्यवस्था जो था वो भी भ्रष्टाचार में ही लिप्त था। ये लोग बिना पैसा लिए कुछ काम ही नहीं करते थे। गरीब लोगों को सिर्फ टाइम पे टाइम दिया जाता था। धन और समय की बर्बादी जो है इस वर्ग में विद्रोह की भावना को जन्म देता है। और तीसरा जो था इनाम कमीशन की रिपोर्ट, इसके तहत 20,000 जमींदारों को जो है स्थानीय जमींदारों से उनकी जमींदारी छीन ली जाती है, जिससे इस वर्ग में भी विद्रोह की भावना पनप जाती है। अब अगला जो हम लोग कारण देखेंगे वो देखेंगे सामाजिक और धार्मिक कारण। अब हम लोग देखेंगे सामाजिक धार्मिक कारण। सामाजिक धार्मिक कारण में सबसे पहला जो रहा है वो ईसाई मिशनरियों का प्रवेश। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की खुली छूट दी जाती है। तो ये जो ईसाई मिशनरी थे ये भारत आते हैं धर्म प्रचार के लिए और ये भारतीयों से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाते हैं तथा भारतीय परंपरा का हंसी मजाक उड़ाते हैं, जिससे कि है ब्रिटिश के प्रति भारतीयों के मन में रोष बनता है। वही दूसरा जो कारण रहा है वो रहा है पैतृक संपत्ति अधिकार कानून। पहले क्या था कि अगर कोई भारतीय ईसाई धर्म को ग्रहण कर लेता था तो उसे भारतीय पैतृक संपत्ति जो था उससे वंचित कर दिया जाता था। लेकिन 1850 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया जाता है पैतृक संपत्ति अधिकार कानून और इसके तहत बोला जाता है कि अगर कोई भारतीय ईसाई धर्म को ग्रहण करता है तो भी उसे भारतीय संपत्ति दी जाएगी, उनके पैतृक संपत्ति। इससे क्या होता है कि लालच के माध्यम से धर्म परिवर्तन करवाया जाता है ब्रिटिश के द्वारा। लालच के माध्यम से धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। पहले क्या था कि पहले लोग संपत्ति से वंचित होने के डर से परिवर्तन नहीं करते थे धर्म। इसी वजह से जो है डलहौजी द्वारा जो है 1850 ईस्वी में लाया जाता है पैतृक संपत्ति अधिकार कानून और बोला जाता है कि अगर कोई ईसाई मिशनरी धर्म ग्रहण भी करता है ईसाई धर्म तो भी उसे पैतृक संपत्ति मिलेगा। तीसरा जो है वो है सामाजिक सुधार कानून का प्रभाव। तो भारत में जो प्रचलित था उस समय कुछ सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन किया जाता है ब्रिटिश द्वारा, जैसे कि उस समय सती प्रथा था। सती प्रथा इसको जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा पर रोक लगा दिया जाता है।
वही उस समय शिशुवध था, शिशुवध, तो शिशुवध पे भी प्रतिबंध लगाया जाता है, लॉर्ड बेलेजली द्वारा लगाया जाता है। 1798 से 1805 के बीच में, 1805। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लाया जाता है 1856 ईस्वी में, हिंदू विधवा पुनर्विवाह। लॉर्ड कैनिंग के काल में लाया जाता है 1856 ईस्वी में। भले ही ये सारी व्यवस्था भारतीयों के हित में था, जो कि बाद में चल के पता चला कि भारतीय हित में था, लेकिन उस समय ये सारे परिवर्तन भारत के रूढ़िवादी लोगों को नाराज कर दिया। उनके अनुसार जो था ब्रिटेन का ये कृत्य कि ये सब बदलाव किया गया, ये सब जो काम था वो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से छेड़छाड़ के बराबर था, इसलिए ये लोग इसके विरोध में भी आवाज उठाए। तो सामाजिक धार्मिक कारण में 3 कारण हो गया। एक तो ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हुआ, वो लोग जबरदस्ती आके भारतीय लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने लगे। दूसरा जो था वो पैतृक संपत्ति अधिकार कानून था, डलहौजी द्वारा लाया गया था कि अगर कोई ईसाई धर्म भी ग्रहण करता है फिर भी उसे भारतीय पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तीसरा जो आया वो सामाजिक सुधार कानून का प्रभाव, कि इसके तहत बहुत सारे जो प्रथा चली आ रही थी वर्षों से उसमें बदलाव किया गया, जैसे सती प्रथा हो गया, शिशुवध प्रथा हो गया, हिंदू विधवा पुनर्विवाह हो गया, साथ ही जो कम एज में शादी होता था उस पे बाल विवाह प्रथा पे भी रोक लगाया गया, बाल विवाह प्रथा पे भी। तो ये सारा जो परिवर्तन हुआ ये रूढ़िवादी लोगों को नाराज किया। उनके अनुसार जो ये सारा काम था ब्रिटेन का, ये भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में छेड़छाड़ था। अब आगे हम लोग दूसरा कारण देखेंगे, सैनिक कारण। अब हम लोग देखते हैं सैनिक कारण। तो सैनिक कारण में जो पहला कारण रहा है वो रहा है विदेशी यात्रा से जुड़ा कानून। 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा जो है लाया जाता है सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856 ईस्वी में। और इस अधिनियम में कहा जाता है कि जितने भी सैनिक हैं उनको युद्ध करने के लिए समुद्र पार करना अनिवार्य कर दिया जाता है, जबकि उस समय हिंदू परंपरा के अनुसार समुद्र पार करना अछूत माना जाता था, और लॉर्ड कैनिंग द्वारा जो लाया गया था सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856 में, उसमें समुद्र पार करना अनिवार्य कर दिया गया था। ये भी सैनिक कारण एक रहा है। दूसरा जो सैनिक कारण रहा है उस सेना में भेदभाव। सेना में जो है भारतीय सैनिकों के साथ ब्रिटिश के द्वारा नस्लीय भेदभाव किया जाता था। भारतीय सिपाही को जो है लिमिटेड प्रमोशन दिया जाता था, जबकि इसी के समकक्ष जो ब्रिटिश सेना हुआ करते थे वो ब्रिटिश सेना को प्रोफेसर रैंक तक का पदोन्नति दिया जाता था। ब्रिटिश सेना को प्रोफेसर रैंक तक का पदोन्नति दिया जाता था। साथ ही भारतीय सैनिक के साथ जो है अमानवीय व्यवहार भी किया जाता था। उन्हें कुत्ता कहकर बुलाया जाता था, सुअर कहकर बुलाया जाता था। ये सारे रीजन रहे हैं सैनिक कारण का। और तीसरा जो कारण रहा वो रहा है धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप। भारतीय सैनिक बाली पहनते थे, कान में पहनते थे, तिलक लगाते थे, पगड़ी बांधते थे। ये सारी चीजों पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है। पगड़ी बांधने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जिसके कारण जो है भारतीय सैनिक इसे जो है अपने धार्मिक हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं, इसे के रूप में देखते हैं। और चौथा जो सैनिक कारण रहा है वो रहा अवध का विलय। जैसा कि हम लोग पहले देखे कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है अवध के शासक वाजिद अली शाह पे कुशासन का आरोप लगा के अवध का विलय कर लिया जाता है। और उस समय जो है भारतीय सैनिक में सबसे ज्यादा अवध के सैनिक ही मौजूद थे। और अवध का जब विलय हो जाता है कुशासन के आरोप लगा के,
तो अवध के सैनिक काफी नाराज हो जाते हैं। यही कारण है कि अवध के सैनिक जो है 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो ये 4 कारण रहा है सैनिक कारण में: विदेशी यात्रा से जुड़ा कानून, दूसरा सेना में भेदभाव, तीसरा धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप और चौथा अवध का विलय। तो अब अगला हम लोग देखेंगे तात्कालिक कारण। अब हम लोग तात्कालिक कारण को देखेंगे। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या रहा है? तो जनवरी 1857 ईस्वी में, जनवरी 1857 ईस्वी में ब्रिटिश द्वारा भारतीय सेना में जो है, ब्रिटिश द्वारा भारतीय सेना में ब्राउन बेस राइफल की जगह लाया जाता है एनफील्ड राइफल। ब्राउन बेस राइफल की जगह लाया जाता है एनफील्ड राइफल। और ये जो एनफील्ड राइफल है इसका प्रशिक्षण दिया जाता है दमदम में, दमदम जो कि बंगाल में पड़ता है, अंबाला में जो कि पंजाब में पड़ता है वर्तमान में, और सियालकोट वर्तमान के पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ पे इसका प्रशिक्षण दिया जाने लगा। और ये जो एनफील्ड राइफल है इसके बारे में अफवाह था कि इसका जो कारतूस था, इस कारतूस में जो चर्बी का प्रयोग किया गया था वो चर्बी जो है गाय और सुअर के मांस का बना हुआ था, सुअर के मांस का बना हुआ था। हिंदू परंपरा के अनुसार गाय और मुस्लिम परंपरा के अनुसार सुअर का मांस, ये दोनों का प्रयोग किया जाना चर्बी में, और उनके ये जो चर्बी कारतूस जो था इसको मुंह से इसको काटना पड़ता था। ये दोनों धर्मों के लिए जो है हस्तक्षेप के रूप में देखा गया, या फिर ब्रिटिश द्वारा जो है धर्म परिवर्तन की चाल के रूप में देखा गया। और इसी से जो है ये कारतूस के प्रयोग करने से 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही, 34वीं इन्फेंट्री के बैरकपुर छावनी के सिपाही होते हैं मंगल पांडे, ये कारतूस के प्रयोग करने से मना कर देते हैं, तथा 2 ब्रिटिश अधिकारी जनरल ह्यूडसन और बाग को गोली मारकर हत्या कर देते हैं। ये काम करते हैं 29 मार्च 1857 ईस्वी को। वही 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी जाती है। और यही मंगल पांडे की जो फांसी की सजा है वही 1857 की क्रांति को जन्म देता है, और यहीं से 1857 की क्रांति का जन्म होता है। ये तत्कालिक कारण में रहा है। सबसे पहले जो है ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाना चालू हो गया, और ये जो प्रशिक्षण है वो दमदम यानी बंगाल, अंबाला पंजाब, सियालकोट पाकिस्तान में दिया जा रहा था। और इसका जो एनफील्ड राइफल का जो कारतूस था इसमें जो चर्बी लगा हुआ था ये गाय और सुअर के मांस की बनी थी, ऐसा अफवाह फैला, और इससे जो है कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था। 34वीं इन्फेंट्री के जो बैरकपुर के छावनी के सिपाही थे मंगल पांडे, वो इस कारतूस के प्रयोग करने से मना कर देते हैं, तथा 2 ब्रिटिश अधिकारी ह्यूडसन और बाग को गोली मारकर हत्या कर देते हैं 29 मार्च 1857 ईस्वी को, जिसके कारण कि 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी जाती है। और यही फांसी की सजा जो है 1857 की क्रांति को जन्म देता है। और मंगल पांडे ऐसे व्यक्ति हैं जो 1857 की क्रांति शुरू होने से पहले ही ये शहीद हो गए। तो आज हम लोग सारे कारण को देख लिए हैं, आगे हम लोग घटनाक्रम को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।